टारगेट होने के बाद भी हम कह रहे हैं 100 लाओ, गद्दी पाओ। क्या बुराई कर रहे हैं भाई? आज की डेट में हमसे कोई कह दे 100 लाओ, गद्दी पाओ, तो हम तो अपने 100 विधायक लेके चले जाएंगे भैया, हाँ बनाओ मुख्यमंत्री। बड़े बड़े डायलॉग, मुकैम्बो ये हुआ, मुकैम्बो वो हुआ, और पता चल रहा है लास्ट में कुछ नहीं हुआ। वो तो बिल्कुल सिलेंडर वाले गाने की तरह हो गए, मेरा नाम है सिलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। लेकिन जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस 400 पार के नारे को हवा निकाल दी और 272 भी नहीं पार होने दिया, तो अमेरिका में इस बात की चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी का रथ रोक दिया। ब्रजेश पाठक जी इसलिए पैर छू रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ा किया उन्होंने। ये बात मैं आपके चैनल पे खुलासे के तौर पे कर रहा हूं। बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, बड़े अमाउंट से उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, बड़े अमाउंट से उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो अब बिजनेस कर रहे हैं, सेवा भाव तो है नहीं। 10 CR में उप मुख्यमंत्री बन जा रहा है, तो हो सकता है 50 CR में मुख्यमंत्री बन जाए। ये तो ऑप्शंस है ना। 10 CR में उप मुख्यमंत्री, तो 50 करोड़ में मुख्यमंत्री की भी गद्दी मिल सकती है। इतनी चिंता तो मनोज जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं है केशव मौर्य की, जितनी चिंता समाजवादी पार्टी कर रही है, मनोज यादव कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच रही है और एक बड़ी खबर में निकलकर सामने आ गई है कि 10 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस सूत्रों के हवाले से खबर है। इसी की पुष्टि के लिए मनोज यादव जी, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। मनोज जी, इस पर तो हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, सरकार और संगठन, बहुत चर्चाएं चल रही हैं। अखिलेश जी भी लगातार बैक टू बैक ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, घेर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। लोग कह रहे हैं क्या इसके पीछे सच्चाई भी है क्या, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मनोज जी, सबसे पहले उपचुनाव को लेकर क्या हलचल चल रही है? क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है आपके और कांग्रेस के बीच में? नहीं, अभी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। 10 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें जो भी फॉर्मूला सेट होगा, और मोस्ट प्रोबेबली हम ये समझ सकते हैं कि चुनाव जो होगा वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब साथ होगा तो उसमें गिव एंड टेक में मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सीट देने में कोई दिक्कत है। यहाँ भी सीट देना, चूंकि हमारे विधायक महाराष्ट्र में भी हैं। और मैं पार्टी के भीतरी खबर जो ये है कि समाजवादी पार्टी अपना विस्तार करना चाहती है। विस्तार करने का, अगर हम लोकसभा में तीसरे नंबर का दल पूरे देश में बने हैं, जहां एक बड़ी आबादी है, उसके बावजूद हम तीसरे नंबर का दल बने हैं, बड़े बड़े दल सत्ता में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये एक अच्छा मौका है कि देश के तमाम सारे विभिन्न राज्यों में भी हमारा प्रतिनिधित्व हो। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारे विधायक 2 हैं ही हैं, और भी राज्यों में विधायक हैं। तो निश्चित ही इस पे कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी अपना विस्तारीकरण करने के लिए अन्य राज्यों में चुनाव लड़ेगी। उसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन कांग्रेस है। कांग्रेस हरियाणा में सिंगल दल है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं आपके चैनल के माध्यम से, जैसे हरियाणा को अगर आप जब देखेंगे और उसका एक पूरा सजातीय स्ट्रक्चर को देखेंगे, जातीय, सॉरी माफ करिएगा, स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वहां पे यादवों की तादाद अच्छी है और कई जनपदों में बड़ी अच्छी है। और वो पूरा यादव अगेंस्ट टू जाट वोट करता है बीजेपी को। ये बात बिल्कुल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगेंस्ट टू जाट वोट करता है। और मौजूदा जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे राव इंद्रजीत सिंह, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो एक कांग्रेस को बड़ा डेंट है, बड़ा डैमेज है, और इसीलिए मेरे ख्याल से उनकी लंबे समय से वहां सरकार भी नहीं बन पा रही है। तो निश्चय ही गठबंधन समाजवादी पार्टी से करने से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो नाम है वो देश की राजनीति पे और विश्व पटल पे भी पूरी तरीके से इस वक्त ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। तो कांग्रेस को लाभ होगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सहयोग से। हरियाणा में, अन्य स्टेटों में, महाराष्ट्र में भी, जहां जहां है वहां हम इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करेंगे और समाजवादी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ी बहुत रिसर्च हम लोग भी कर लेते हैं मनोज जी। तो हरियाणा में कुछ तकरीबन 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम्स और यादव वोट बैंक अच्छी खासी तादाद में है, और पिछले कई चुनाव से, 2 या 3 चुनाव से कांग्रेस पार्टी वहां जीती भी नहीं है। ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आप पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं
और भी आगे बढ़ाना है राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि महाराष्ट्र में भी आप चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा में भी चुनाव लड़ेंगे। बीच में खबर यह भी आई थी कि 12 सीटें उधर और 5 से 7 सीटें आप इधर हरियाणा में मांग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं देखिए, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी सारी खबरें होती हैं, लेकिन पार्टी का विस्तारीकरण हो, पार्टी ने बिल्कुल पूरी तरीके से अपना, जैसे गांव में कहते हैं, सेठा सुतरी अपनी मजबूत करनी चालू कर दी है। और वो मेरे ख्याल से देश की मीडिया को और राजनीतिक दलों को भी दिखने लगा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आदरणीय नेताजी का ये मंतव्य था, और नेताजी के पीरियड में देश के कई राज्यों में हमारे विधायक थे, कई राज्यों में हमारे सांसद थे। तो उस जो आदरणीय नेताजी ने हम लोगों को रास्ता दिखाया है, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ लगेगा और उसको पूर्ण करेगा। और लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको अनुज जी बता दूं कि ये बड़े अभाव में हम लोग अपने आप को आगे लेके आ रहे हैं। कोई प्रभाव नहीं है कि बड़ा पैसा रखा है, सत्ता में बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी का एक एक नेता कार्यकर्ता कटिबद्ध है अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। अभाव रहा, 37 सांसद आपके हो गए, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में सबसे बड़ा सूबा है, अब किस बात का अभाव? नहीं, बिल्कुल आपने, सांसद हो गए 37, हमारे विधायक भी 100 के ज्यादा थे, 100 से ज्यादा थे। लेकिन एक जैसे कहते हैं, सत्ता से हम लगभग 7.5 साल से दूर हैं। सेंट्रल की भी गवर्नमेंट से हम बहुत लंबे समय से अलग हैं। कोई हम सेंट्रल की गवर्नमेंट में हमारा कोई वो नहीं रहा, हमने गठबंधन यूपीए को समर्थन दिया उसके बाद भी। तो एक देखिए, पार्टी जो होती है वो फंड से चलती है। जब आप सत्ता में नहीं रहते तो आपको चंदा देने वाले भी कम हो जाते हैं लोग, ये इस बात का भी। और आप जितने भी चंदा का पैमाना देखेंगे, अभी लास्ट में जो चंदे के तमाम सारे वो आए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा चंदा नहीं मिला है। ये तो कहो, जनता जो मदद करती है, कार्यकर्ता जो मदद करते हैं, रसीद काट के पैसा लाते हैं, उसी के दम पे पार्टी सरकार चला रही है। अच्छा, आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई मानसून ऑफर दे रहे हैं, 100 ले आओ, सरकार बना लो। सबको पता है किसके लिए कह रहे हैं, तंज है या फिर इसके पीछे कुछ चल रहा है? देखिए अनुज जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं, समाजवादियों का, समाजवादी विचारधारा का आगे बढ़ाने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सबको बराबरी का दर्जा मिले, किसी को अपमानित ना होना पड़े, किसी को छोटा ऊंचा नीचा जैसे शब्दों से ना उनको इस तरह की बातों को झेलना पड़े। ये ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक बात स्पष्ट है कि जब 17 में सरकार बनी थी तो केशव प्रसाद मौर्य जी का बड़ा रोल था, वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने काफी मेहनत की थी। तो अगर मेहनत की थी और मेहनत के बाद उनको परिणाम मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी नहीं चाहती उत्तर प्रदेश में कि बैकवर्ड की पॉलिटिक्स, बीजेपी के नेता जो है वो मजबूत हो या करें, या वो निश्चित तौर पे अगर वो बैठते हैं तो जो बैकवर्ड्स के तमाम सारी मांगे हैं, चाहे वो 68,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे दरोगा की भर्ती में घोटाला हो, या जितने भी सरकारी नौकरियों में घोटाला है, या तमाम सारे विभागों में काम की बात है, वहां पे पिछड़ों को बहुत ही अनदेखा किया जा रहा है। ये अगर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते तो कोई भी हो, देखिए केशव प्रसाद मौर्य असली पिछड़े हैं, उसमें दो राय नहीं। वो अलग बात की कोई बात बोले ना बोले, वो अलग बात। वो नरेंद्र मोदी जी की तरह नकली पिछड़े नहीं है कि पहले फॉरवर्ड थे फिर बैकवर्ड में कन्वर्ट हो गए, वैसा कोई बात नहीं। वो निश्चित सम्राट अशोक के वंश से अपना ताल्लुक रखते हैं, और वो अलग बात। बीजेपी ने उनको प्रैक्टिस से पता नहीं कैसे क्या बना दिया, नेता तो है ही हो बैकवर्ड के। तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि अगर आपका अपमान बीजेपी कर रही है या बीजेपी आरएसएस के लीडर्स आपको नहीं सुन रहे हैं, तो इतनी तो क्षमता होगी कि 100 विधायक आप ला सकते हैं। अगर 100 विधायक लाएंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज का एक सम्राट मौर्य के बाद एक मौर्य समाज का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठेगा। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, ये तो आप समझते ही हैं क्षेत्रफल के आधार पे। तो सम्राट अशोक के बाद अगर उत्तर प्रदेश में कोई एक मुख्यमंत्री बनता है उन्हीं के वंश का, तो कितनी अच्छी बात, गर्व की बात। समाजवादी पार्टी कृष्ण वंशज उनका सहयोग करेंगे। अगर वो नहीं चाहते हैं सम्मान पाना तो क्या कर सकते हैं? इतनी चिंता तो मनोज जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं है केशव मौर्य की, जितनी चिंता समाजवादी पार्टी कर रही है, मनोज यादव कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये सवाल बड़ा अच्छा आपने किया, इसके लिए आपको मैं बधाई दूंगा। देखिए, चिंता हम इसलिए कर रहे हैं कि जिनको पर्दे के पीछे रखा जा रहा है, जिनसे मेहनत कराई जाती है, जिनका एक बड़ा वोट बैंक है, उनके वोट बैंक को आप ट्रांसफर कराता है, नेता ही तो जाता है। उत्तर प्रदेश जातियों का पूरा एक गुलदस्ता है, इस बात से मैं नहीं इनकार करूंगा। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उसके बाद भी कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर दल, हर संगठन राजभर जिंदाबाद करे, सोहेल देव पार्टी जिंदाबाद।
निषाद जी, निषाद राज पार्टी जिंदाबाद, सब अपना अपना नारा लगा रहे हैं। हम तो समाजवाद की बात करते हैं, हम पे बीजेपी लगाती कि हम यादव पे नहीं उनका मतलब दिल दिमाग रुकता है, वो फिर MOI बताते हैं कि मुस्लिम यादव, फिर अब और कुछ कहेंगे तो हमने PDA बनाया है, PDA में तो सब हैं, पिछड़े भी, दलित भी, अल्पसंख्यक भी, और जो बीजेपी के अगेंस्ट में अगड़ा है वो भी हमारे साथ है। तो हमारे पास तो एक बड़ा गुलदस्ता है, लेकिन बीजेपी में जितने, अनुप्रिया पटेल, वर्मा समाज जिंदाबाद, कुर्मी समाज जिंदाबाद, वो अपना नारा लगा रही। तो जो जातियों का पूरा समूह बना है उत्तर प्रदेश में राजनीति में, तो हर कोई अपनी अपनी हिस्सेदारी लेके आ रहा है, लेकिन क्या उसकी हिस्सेदारी की अगेंस्ट में, जैसे मैं एक बात करता हूं, मतलब ये बातें पसंद नहीं है मुझे, न समाजवादी विश्वास रखती, लेकिन अब कहना पड़ रहा सवाल ऐसा है, योगी आदित्यनाथ की जाति के वोट परसेंटेज कितना है? 2.5%, 3%, इससे ज्यादा नहीं। बहुत खींच खाच के करोगे तो वो केशव प्रसाद मौर्य की जाति से छोटा ही है उनका वर्ग, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 2-2 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अच्छा चलो एक बात और मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारे नेता ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसदों की पूरी आस्था उन्हीं में है। बीजेपी में तो ये है नहीं, बीजेपी में तो किसी का भी नंबर लग सकता है। कल अनु श्रीवास्तव को अगर बीजेपी ज्वाइन करा ले और अनु श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री बना दे, वहां कोई ऐसा विरोध तो है नहीं, और ना ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है। तो आखिर योगी आदित्यनाथ ही क्यों बार बार 3 बार मुख्यमंत्री क्यों, 3 बार प्रधानमंत्री मोदी क्यों? राजनाथ जी का भी तो इच्छा है, उन्होंने भी तो अपना पूरा जीवन दान दिया है, नौकरी के करते करते राजनीति में आ गए थे, कितनी बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, रक्षा मंत्री बने, हर बार रक्षा मंत्री क्यों बने भाई? उनका भी इच्छा प्रधानमंत्री बनने का। तो बहुत सारे लीडर है, तो बीजेपी में ऐसी कोई बाउंडिंग भी नहीं है, तो उनको तो बन जाना चाहिए था, बना देना चाहिए था, लेकिन फिर आरोप लगाएंगे कि नहीं नहीं हम ऐसे लोग नहीं हैं, सबका हकदारी दे रहे हैं। तो कब दोगे? जब केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी के गर्द के दिन आ जाएंगे, तब तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। इसलिए मुझे लगता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, शायद पिछड़ों का कुछ भला हो जाता 2.5 साल में, लेकिन अब तो खैर, अभी मैंने सुबह एक ट्वीट किया, बड़ा अच्छा शानदार है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, हटाने की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री को, और अब हटाने की बात बराला साहब कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को। तो ये इसीलिए मैंने व्यंग्य भी किया कि कहां से क्या बात चल रही थी और कहां से कहां पे आ गए। तो ये है बीजेपी जी। अब लोग तो आपकी बातें सुन के, दर्शक ये सोचेगा कि भैया ठीक है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, मौका है चौका लगा दो। समाजवादी पार्टी बस अलग बैठकर, कोने में बैठकर केवल मजे ले रही है और कह रही कि ठीक है, आना चाहो तो आ जाओ, आप सरकार बना लेते हैं। अब सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री केशव जी को बना देंगे, अखिलेश जी क्या करेंगे, उसके बारे में सोचा है मनोज जी कुछ? नहीं, देखिए इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। केशव प्रसाद मौर्य जी को बड़ी मेहनत नहीं करनी। सरकार अगर वो विधायक लाके तोड़ेंगे, अनुप्रिया पटेल अलग होंगी, संजय निषाद अपने विधायक लेके अलग होंगे, ओम प्रकाश राजभर अपने विधायक अलग होके लेंगे, और भी जितने निर्दल से लेके जो भी राजा भैया है वो अपने विधायक अलग होके लेंगे, सब एक अच्छा गठजोड़ हो जाएगा। जितना नंबर योगी के पास है उतना ही नंबर हो जाएगा लगभग हम लोगों के पास। तो अब आपको कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है, आप देख लो, बातचीत कर लो, हो सकता है योगी जी से तमाम पिछड़े विधायक नाराज हो सकता है। तो अगर आप, ये बड़ा हाइपोथेटिकल नहीं लग रहा है मनोज जी आपको, ये पूरा गणित जो आप बैठा रहे हैं? नहीं, गणित हम, अगर आप मुझे आप ऐसा सवाल करेंगे तो मुझे खुल जाना पड़ेगा, और मैं खुल जाऊंगा तो एक्सपोज हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं खुले आप। तब फिर ये केशव प्रसाद मौर्य को लेवल वाली बात करनी चाहिए। हाँ। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टारगेट करते हैं, उनका लेवल नहीं है, इसका मतलब उनका लेवल नहीं है। तो आप फिर बड़े नेता को क्यों टारगेट करते हो? आपकी हैसियत होनी चाहिए ना उतने लेवल की कि आप 100 विधायक तोड़ सकते हो या आप सरकार गिरा सकते हो। बड़ा नेता कौन होता है? बड़ा नेता वो होता है जो अपनी बात कह दे और सरकार को 2 कदम पीछे कर दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े नेता कैसे हुए, ये मैं आपको आपकी डिबेट में आपके दर्शकों को प्रूव कर दे रहा हूँ। कितना अहंकार से भरी थी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आप यही सुनते थे ना? 24 से पहले यही सुनते थे। आज कौन सी पार्टी है? एनडीए की। कौन? बीजेपी एक घटक दल है उसका सबसे बड़ा, बाकी सारे दलों के साथ उनकी सरकार चल रही है। यानी आदरणीय अखिलेश यादव जी इतने बड़े कद के नेता हैं कि जिस सरकार को विश्व लेवल का अहंकार हो गया था, उसको हमने डाउन करके बहुत लेवल तक ला दिया। तो अगर आप
उतने लेवल की बात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने आके सवाल जवाब करते हैं, उनको टारगेट करते हैं सदन से लेके सड़क तक, तो आपको कम से कम फिर वैसा कुछ करके दिखाना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो आपकी जो हैसियत है स्टूल वाली, उसी तक आपको बयानबाजी करनी चाहिए। आपको मनोज यादव का बयान देना चाहिए और हमारे पार्टी के तमाम जो नेता हैं प्रथम पंक्ति के, उन नेताओं के बराबर में बात करनी चाहिए। मोदी जी बात करें, वो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं, नड्डा जी बात करें, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका लेवल इतना बड़ा नहीं कि फिर वो इस तरह की बातें हमारे नेता को टारगेट करें। और हम तो फिर भी टारगेट होने के बाद भी हम कह रहे हैं 100 लाओ गद्दी पाओ। क्या बुराई कर रहे हैं भाई? आज की डेट में हमसे कोई कह दे 100 लाओ गद्दी पाओ, तो हम तो अपने 100 विधायक लेके चले जाएंगे, भैया हम बनाओ मुख्यमंत्री। लेकिन हम खुला ऑफर दे रहे हैं। और सुनिए कितना कंट्रोवर्सी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, मुख्यमंत्री के सामने सरकार बड़ी नहीं होती, संगठन बड़ा होता है, सब बड़े बड़े डायलॉग मारे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कौन सी अनिल कपूर की मूवी आई थी जिसमें वो गायब मिस्टर इंडिया, उसमें अमरीश पुरी के लेवल के डायलॉग मार रहे थे। वो बड़े बड़े डायलॉग, मुकैम्बो ये हुआ, मुकैम्बो वो हुआ, और पता चल रहा है लास्ट में कुछ नहीं हुआ। वो तो बिल्कुल सिलेंडर वाले गाने की तरह हो गए, मेरा नाम है सिलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। मतलब अपने ही बंगले में चुपचाप वापसी हो गई। अगर कुछ करना था तो बड़ा करते, ऐसा कहते, ऐसा करते कि बीजेपी को आपके एक फैसले से, आपके एक बड़े फैसले से आने वाली बीजेपी की कई पीढ़ियां, पिछड़ों की, दलितों की सबक मिल जाता कि नहीं, अगर हम पिछड़ों को हक नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे कोई केशव मौर्य हो जाएगा। कभी कल्याण सिंह ने बीजेपी को बैकफुट पे कर दिया था। हैसियत पता चल गई थी बीजेपी को उनकी कि कल्याण सिंह मतलब कल्याण सिंह। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य जी, आपके पास तो बड़ा धनवन भी हो गया, हमको ये भी पता चला है, इलाहाबाद से लेके दिल्ली तक पता नहीं कितना बंगला, गाड़ी, अब सब कुछ हो गया। तो कुछ तो करके दिखाइए। अगर नहीं कर सकते तो मेरी एक छोटी सी सलाह, मौर्य जी आप स्टूल पे खुश रहिए, आप उतना ही अटैक करिए जिससे कि पिछड़ों को कुछ लाभ मिल जाए। जी अनुज। अच्छा, अखिलेश जी भी कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। अभी उन्होंने कल शाम को ही ट्वीट किया कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो आप लोग के पास खबर आ जाती क्या कि खाली हाथ आए हैं, कुछ मिला नहीं है दिल्ली से, दिल्ली दरबार से? क्या ये अंदर की खबरें तो मिली जाती होंगी मनोज जी आप लोग को? कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो वाशिंगटन से भी खबर मिल जाएगी, न्यूयॉर्क से भी खबर मिल जाएगी। वो छोटे नेता नहीं है। मेरे पास अमेरिका से फोन आते हैं। मैं आपको एक बड़ी राज की बात बताता हूँ जो मीडिया में नहीं चला। जैसे आपने बुर्ज खलीफा पे देखा होगा ना कि कभी शाहरुख खान के बर्थडे पे पूरा बुर्ज खलीफा में पिक्चर्स बन जाती हैं, कुछ इसी तरह अमेरिका में कोई बिल्डिंग है, न्यूयॉर्क सिटी में बड़ी अच्छी कोई बिल्डिंग है, उस पे कुछ ऐसे लाइटिंग का सिस्टम है, बड़ा वो सब कुछ बीजेपी के भक्तों ने बुक करा लिया था कि भैया अब किल मोदी जी 400 पार करेंगे तो हम यहाँ पूरी स्ट्रीट को पूरा जाम कर देंगे, वहां नगाड़े बजेंगे और मारो मारो ढोल बाजे, वो गुजराती डांस होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस 400 पार के नारे को हवा निकाल दी और 272 भी नहीं पार होने दिया, तो अमेरिका में इस बात की चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी का रथ रोक दिया। यानी कि हमारे नेता की गूंज अमेरिका, न्यूयॉर्क में भी है, तो फिर वाशिंगटन डीसी में भी होगा। तो हर जगह चर्चा हमारे नेता की है। तो ये तो बड़ी छोटी बात है। नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, ये बात सच भी है। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की चर्चाएं हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाई बहुत बड़ी जीत है, इसको बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो शायद इतनी चर्चाएं ना हो रही होती। और जो कि बीजेपी की सरकार यूपी में भी है और केंद्र में भी है, और जिस तरह से बीजेपी ने माहौल बनाया था उसका रिजल्ट उस तरीके से मिला नहीं, तो इसलिए चर्चा होना लाजमी भी है। दूसरे डिप्टी सीएम पर आ जाते हैं मनोज जी, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आखिर में ब्रजेश पाठक की अगर हम बात करें तो आज वो बछरावा गए थे, आज या शायद कल गए थे, बड़ा चर्चाओं में है। छापा उन्होंने एक बार फिर से मारा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? लोग थोड़ा सोशल मीडिया पे ना थोड़ा सा चुटकी भी ले रहे हैं, कह रहे हुटर बजा के कौन जाता है छापा मारने, वो तो अंदर पता चल गया होगा कि मंत्री जी आ गए हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, नहीं, निश्चित तौर पे उनका नाम छापा मंत्री के रूप में प्रचलित हो गया उत्तर प्रदेश में। इससे पूर्व में आप याद कर लीजिए, 2-3 दशक तक मुझे राजनीति अच्छे से याद है, मेरे जहन में कोई छापा मंत्री नहीं बना। आज अधिकांशतः सभी लीडर्स जो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वो अपना काम करते हैं पूरी ईमानदारी से, और सबसे छापा मारने की जरूरत नहीं। आप अधिकारी को अगर फोन भी कर दोगे, आप अगर जो होता है चिकित्सा अधिकारी जिले का, उसको
या अस्पतालों के जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनको अगर आप फोन भी कर दोगे तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती। सिर्फ इतना कहना है कि भैया मंत्री जी का किसी दिन भी भ्रमण हो सकता है, आप लोग अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखिए, अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। उसमें वीडियो फुटेज बनाना, मंत्री जी आए फिर सवाल करना, खैर उनके बारे में बात क्या करूं, वो तो पत्रकारों के पैर छूने लगते हैं। अगर कोई सवाल कठिन पूछ लो तो कैमरे के सामने आपने देखा था कैसे ब्रजेश पाठक अरे पैर छूते, अरे अरे नहीं 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 नहीं, मतलब ये राजनीति की स्तर को गिरा के कहां तक पहुंचा दिए भाजपाइयों ने, ये मैं नहीं जानता। ब्रजेश पाठक जी इसलिए पैर छू रहे हैं, सब कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ा किया उन्होंने। ये बात मैं आपके चैनल पे खुलासे के तौर पे कर रहा हूँ, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, बड़े अमाउंट से उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, बड़े अमाउंट से उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो अब बिजनेस कर रहे हैं, सेवा भाव तो है नहीं, तो बने रहना जरूरी है ना। फिर वो रिकवरी कैसे करेंगे, कैसे पैसे आएंगे? झगड़ा भी इसी बात का है कि मान लीजिए मैंने 10 CR कहीं इन्वेस्ट कर दिए और उसकी रिटर्निंग नहीं हो रही तो कितना दुख होगा आप बताइए कि उप मुख्यमंत्री भी बन गए, 10 CR की जगह 1 CR भी नहीं आ रहा है और हो हल्ला अलग से हो रहा है। क्या क्या रेट चल रहा होगा मनोज जी, जरा बताइए ना खुल के, कितना दिया होगा? नहीं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए किसी ने 10 CR लगाए होंगे उप मुख्यमंत्री बनने के, हो सकता है 100 CR हो सकता है 200, ये तो भाई बीजेपी की श्रद्धा सुमन अर्पित कितने पे होते हैं ये तो वही जाने। लेकिन मैं जहां तक जो मुझे मालूम है अंदर की खबरें, सूत्र तो आप लोगों के पास होते हैं लेकिन कुछ सूत्र राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के पास भी होते हैं। तो जो खबरें हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके तमाम सारे नात रिश्तेदार हैं, हर किसी से किसी न किसी का संबंध होता है। तो वह कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो जाहिर सी बात है कुछ बातें हुई है तो दूर तलक है। तो वो छापा इसीलिए मारा जा रहा है कि जो चढ़ावा है वो टाइमली पहुंच जाए मंत्री जी के पास, क्योंकि मंत्री जी किसी दिन भी हटा दिए जा सकते हैं। मंत्री जी को ऑर्डर, हाँ, अखिलेश जी कह रहे थे वो भी मुख्यमंत्री बनना क्यों नहीं भाई? अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरी बयान का विश्लेषण कर लीजिए, अगर 10 CR में उप मुख्यमंत्री बन जा रहा है तो हो सकता है 50 CR में मुख्यमंत्री बन जाए। ये तो ऑप्शंस है ना। 10 CR में उप मुख्यमंत्री तो 50 करोड़ में मुख्यमंत्री की भी गद्दी मिल सकती है। और फिर जब कहीं जिसके खून में व्यापार दौड़ता हो, ऐसे लोगों के पास ताकत हो दिल्ली में बैठ के, जिनके ये मेरे शब्द नहीं है, वो खुद कहते हैं कि गुजरातियों के खून में व्यापार दौड़ता है। तो व्यापारी तो पैसा देखता है, व्यापारी कहीं वहां जन भावना तो देखता नहीं, व्यापारी कहीं किसी की सेवा का भाव तो देखता नहीं। बस इतना कर सकता है साहब, MRP 265 है, हम बड़े दरिया दिल हैं, आपको हम 265 की जगह 263 में ही दिए दे रहे हैं, 2 रुपए का नुकसान सह सकता है। तो 100 करोड़ की जगह बहुत अगर बड़ा दिल हो जाएगा, चूंकि हर्रा लगे ना फिटकरी वाली गांव की कहावत है, तो 50 CR में मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, बेटा और खुश होगा। ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे यही लग रहा है जी। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने समय निकाला इतना और तमाम बातचीत की, और आपसे बात करके हमेशा ठीक लगता है कि और बातें करें और सवाल पूछे, समाजवादी पार्टी के अंदर की खबरें लें। समय की कमी है, और भी बातें करेंगे अगली बार जब मुलाकात होगी, जब बैठेंगे बातचीत करेंगे तो और आपसे अंदर की खबर लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।